नमस्कार बच्चों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? तो बच्चों हम बात कर रहे थे, अपना जो सब्जेक्ट था वो था टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। और इसमें 7 टॉपिक हैं इस सब्जेक्ट में। उसमें पहला टॉपिक चल रहा है शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग। इस सब्जेक्ट में से कुल 7 टॉपिक हैं और इन 7 टॉपिक में से 50% आएंगे। 1% 3 नंबर का होगा, तो कुल 150 नंबर का ये सब्जेक्ट है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग। तो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं आज। देखो, क्वेश्चन है, आई के डेविस के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के चरण का क्रम है। आई के डेविस के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के चरण का क्रम है। व्यवस्था, नियोजन, नियंत्रण, अग्रसरण। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा क्रम सही है? देखो, सबसे पहले आता है नियोजन, प्लानिंग। आई के डेविस के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के 4 चरण हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया कैसे होगी। तो सबसे पहले हमको क्या बनानी पड़ेगी? प्लानिंग, नियोजन। फिर प्लानिंग बना करके हम व्यवस्था करेंगे कि कहाँ पे शिक्षण करवाना है बच्चों को, बैठने की व्यवस्था और बोर्ड की व्यवस्था, टीचर की व्यवस्था सब देखनी पड़ती है। तो दूसरे नंबर पे हम व्यवस्था करेंगे, तीसरे नंबर पे अग्रसरण और चौथे नंबर पे नियंत्रण। तो आई के डेविस के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के 4 चरण हैं और उनका क्रम होता है, पहले नियोजन, फिर व्यवस्था, फिर अग्रसरण और फिर नियंत्रण। तो पहले ये आएगा 2, फिर ये 1, फिर ये 4, फिर ये 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3। ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई के डेविस के अनुसार शिक्षण के 4 चरण हैं। आई के डेविस के अनुसार शिक्षण के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। नियोजन, प्लानिंग, व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, अग्रसरण, मार्गदर्शन, मोटिवेशन और नियंत्रण, कंट्रोल। सबसे पहले शिक्षण करवाने के लिए प्लानिंग बनानी पड़ती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं कि बच्चों को कहाँ बैठाना है, कहाँ पढ़ाना है, पढ़ाने वाला कौन होगा। फिर बैठाने के बाद में उनका मोटिवेशन करेंगे, टीचर आएगा या और कोई बुद्धिमान व्यक्ति आएगा, मोटिवेशन देगा। और लास्ट में बच्चे भाग न जाएं, इसलिए उनके ऊपर कंट्रोल भी करना पड़ता है। छुट्टी होती है तो दौड़ लगाते हैं ना, इसलिए। तो ऐसे याद रखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण। ये इनका क्रम ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु में किस प्रत्यय के कारण हुई है? र प्रत्यय, आ प्रत्यय, ए प्रत्यय, कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है और शिक्ष धातु में ए प्रत्यय जुड़ने से हुई है। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? ए प्रत्यय। क्या हो जाएगा? ए प्रत्यय। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार फसल के लिए कृषि आवश्यक है, फसल के लिए कृषि आवश्यक है, तो मनुष्य के लिए शिक्षा आवश्यक है। यह कथन किसने कहा या किसने परिभाषित किया था? फसल के लिए कृषि, मनुष्य के लिए शिक्षा। तो ये हमने परिभाषाएं पढ़ी थी। ये परिभाषा है जॉन लॉक की। किसकी है? जॉन लॉक की। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति व समाज का कल्याण करना, ये कथन किसका है? तो हमने पढ़ा था ना कि व्यक्ति और समाज के अंदर बालक क्या बनाता है? फ्रेंड्स बनाता है।
ये परिभाषा फ्रेंच की है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति व समाज का कल्याण करना। ई का अर्थ है, तो हमने पढ़ा था कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है और एक शब्द था एजुकेटम। और एजुकेटम शब्द जो लैटिन भाषा का था वह दो शब्दों से मिलकर बना था, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता था अंदर से, तो ई का अर्थ क्या है? अंदर से। अगला प्रश्न है शिक्षण की विशेषताएं हैं। हमने अभी शिक्षण की 15-20 विशेषताएं पढ़ी थी। शिक्षण कला व विज्ञान है, शिक्षण अन्वेषण की प्रक्रिया है, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। अन्वेषण नहीं होता है, अनुदेशन होता है। तो दूसरा गलत है, तो बी तो आ नहीं सकता, सारे आ नहीं सकते। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शिक्षण की विशेषताएं हैं कला व विज्ञान। शिक्षण क्या है? कला व विज्ञान है। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर हैं। हमने पढ़ा था कि शिक्षण प्रक्रिया में 3 चर होते हैं। स्वतंत्र चर शिक्षक होता था, आश्रित चर शिक्षार्थी होता था और मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम होता था। तो यहाँ पे आश्रित चर पूछा है तो कौन हो जाएगा? शिक्षार्थी हो जाएगा। आश्रित चर कौन हो जाएगा? शिक्षार्थी। शिक्षक क्या है? स्वतंत्र चर। पाठ्यक्रम क्या है? मध्यस्थ चर। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन डीवी, रायबर्न, एडम्स, ए और बी दोनों। तो जॉन डीवी ने भी शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, रायबर्न ने भी कहा है। और वो त्रिमुखी कौन सी? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, या शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज। किसने कहा? जॉन डीवी और रायबर्न दोनों ने कहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए व बी दोनों। तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? जॉन डीवी और रायबर्न, ए व बी दोनों ने कहा। तो एडम्स महोदय ने शिक्षण को क्या बताया? द्विमुखी प्रक्रिया बताया। क्या बताया? शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया बताया। अगला प्रश्न है संप्रेषण के लिए आवश्यक व्यक्ति हैं। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति। आपको संप्रेषण करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी? 2 व्यक्तियों की। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति होगा ही नहीं तो कम्युनिकेशन आप करोगे किससे? बातचीत आप करोगे किससे? इसलिए संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आकलन के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब है आकलन के 3 प्रकार होते हैं। हमने पढ़ा था, देखो आकलन के प्रकार कितने हैं? 3। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के रूप में आकलन। तो आकलन के कितने प्रकार हो गए? आकलन के प्रकार हो गए 3। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के रूप में आकलन। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के प्रकार हैं 1, 2, 3, 4। तो मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। कितने प्रकार होते हैं? 2। भारत में CCE की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक शिक्षा मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सॉरी। CCE का फुल फॉर्म हो गया कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो भारत में CCE की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? 2009-10 में। ये याद रखना है, 2009-10 में प्रारंभ हुई थी।
ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 2017-18 के पश्चात ग्रेडिंग प्रणाली के बिंदु हैं। 2017-18 के पश्चात ग्रेडिंग प्रणाली के बिंदु हैं 8। कितने बिंदु हैं? 8। अगला प्रश्न है वाटसन के अनुसार संवेग कितने होते हैं? तो वाटसन के अनुसार संवेग 3 प्रकार के होते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से वाटसन के अनुसार संवेग नहीं है। ए भय, बी क्रोध, सी स्नेह और डी और कुछ आ जाए। तो ये 3 तो हैं, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में आए जिज्ञासा, तो वो अपना उत्तर नहीं होगा। तो वाटसन के अनुसार संवेग 3 होते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। अगला प्रश्न है ब्रिजेज के अनुसार 18 माह में कौन से संवेग का विकास होता है? हर्ष, ईर्ष्या, क्रोध, उल्लास। ब्रिजेज के अनुसार जब 18 माह का बालक होता है, मतलब 1.5 वर्ष का बालक होता है, उसमें कौन से संवेग का विकास होता है? ईर्ष्या। अब सोचो आप, 1.5 वर्ष का बालक, 18 महीने का बालक ईर्ष्या करने लगता है, तो बड़ों का तो होगा ही क्या। 24 माह का बालक, मतलब 24 माह का मतलब 2 साल का बालक में हर्ष संवेग का विकास होता है। ईर्ष्या पहले आ जाती है, हंसी बाद में आती है। ये देखो ना, सोचने वाली बात। 2 साल के बालक में हर्ष संवेग का विकास होता है ब्रिजेज के अनुसार, और 1.5 साल के बालक में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। संवेग क्या होते हैं? जन्मजात, अर्जित, दोनों, कोई नहीं। तो संवेग जन्मजात होते हैं, जन्म के साथ ही आते हैं। देखो, जब बालक जन्म लेता है ना, तो उसके साथ ही आते हैं, उसके अंदर मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, और उन मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए होते हैं संवेग। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए, और उनसे जुड़ी हुई 14 प्रकार की ही मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। तो संवेग क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। संवेग क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। अगला प्रश्न है सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 110 से 120। कितनी होती है? 110 से 120, मतलब सामान्य बालकों से ज़्यादा होती है। सामान्य बालकों की तो 90 से 110 होती है, जबकि सृजनात्मक की 110 से 120 होती है। अगला प्रश्न है टोरेंस ने शाब्दिक परीक्षण किए थे। टोरेंस ने शाब्दिक परीक्षण मतलब वर्बल टेस्ट किए थे। कितने किए थे? 6। टोरेंस ने शाब्दिक परीक्षण भी किए और अशाब्दिक परीक्षण भी किए, मतलब शाब्दिक टेस्ट भी लिए और अशाब्दिक टेस्ट भी किए। तो शाब्दिक टेस्ट तो इसके 6 लिए और अशाब्दिक टेस्ट किए इसने 3। तो आपसे पूछ ले कि टोरेंस ने शाब्दिक परीक्षण कितने किए? 6। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है टोरेंस ने अशाब्दिक परीक्षण कितने किए? तो 3 हो जाएगा। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।